नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। तो चलिए शुरू करते हैं वो शो जो आपको दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की सरकार दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सबको जी भर के कोसने के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज एक नया पोस्ट किया है। बजाज की मोटरसाइकिल के साथ फोटो खींचकर उन्होंने लिखा है कि बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतना अच्छा प्रदर्शन करते देखकर गर्व हो रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन से जीत सकती हैं, क्रोनिज्म यानी कि साठ गांठ वाली धंधेबाजी से नहीं। शानदार काम। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के इस पोस्ट में यह दिख रहा है कि उन्हें गर्व की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन देखा जाए तो इस पोस्ट में गर्व की मात्रा सिर्फ 50%, बाकी 50% कटाक्ष है जो उन्होंने मोदी सरकार पर किया है। दरअसल राहुल गांधी का यह पोस्ट उनके उसी पुराने नैरेटिव का हिस्सा दिख रहा है जिसमें मोदी सरकार देश की चंद बड़ी कंपनियों को बढ़ाने में लगी है, ऐसा आरोप लगाते रहे हैं। और मोदी सरकार के इस रवैये के बावजूद वो कंपनियां विदेशों में अच्छा कर रही हैं जिन्हें मोदी सरकार का वैसा साथ नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के आरोप सही है? क्या भारत में मोदी सरकार के दौर में साठ गांठ वाले बिजनेस ही बढ़ रहे हैं? क्या उन्हीं कंपनियों को फायदा मिल रहा है जो सरकार और सिस्टम के करीब हैं? और भारत के आर्थिक विकास का फायदा भी क्या सिर्फ चुनिंदा कंपनियां ही उठा रही हैं? तो चलिए राहुल गांधी के इन आरोपों को कुछ फैक्ट्स के सामने रखकर परखते हैं, देखते हैं। क्रोनिज्म यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो सरकार की करीबी कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही प्रमोट करता है। उन्हीं को सारे ठेके मिलते हैं, उन्हीं को सारी सहूलियतें मिलती है और सिर्फ उन्हीं का एक तरीके से देखा जाए तो विकास होता है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 सालों में भारत स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब बन गया है। हम एक एक करके आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बताएंगे जिसके बाद आप खुद तय करेंगे कि जो राहुल गांधी का आरोप है वो कितना सही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब बन गया है, जहां 1,40,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बिजनेस की दुनिया में अपना मुकाम बनाने की होड़ में लगी हुई। और आपको यह जानकर और भी अच्छा लगेगा कि पिछले 10 सालों में इसमें से 113 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। और यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न मतलब वो कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा हो चुकी हो, यानी कि जो कम से कम 8-8.5 हजार करोड़ के मार्केट कैपिटल जिसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाएगी, वो कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। तो ये जो स्टार्टअप्स 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं, उसमें से जो 113 कंपनियां जो कि यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुकी हैं, अगर इनका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे, इनकी कुल मार्केट वैल्यू देखेंगे तो $350 बिलियन से भी ज्यादा है। $350 बिलियन। और ये ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें मोदी सरकार के स्टार्टअप इंडिया जैसी मुहिम का बहुत बड़ा रोल है, जिसके तहत इन नई कंपनियों को सीड फंडिंग से लेकर टैक्स बेनिफिट और आईपीआर अप्रूवल से लेकर सप्लाई चेन में तरजीह जैसे तमाम फैसिलिटी मिल रही है। और ये स्टार्टअप ग्रोसरी डिलीवरी से लेकर सैटेलाइट डिलीवरी तक कर रही है। अभी हाल में आपने ऐसी कंपनियों के बारे में, ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में खबरें पढ़ी होगी कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भारत के स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। तो ग्रोसरी डिलीवरी से लेकर सैटेलाइट डिलीवरी तक और आलू चिप्स बनाने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने तक मुश्किल और जटिल टेक्नोलॉजी के फील्ड में कमाल का काम कर रही हैं भारतीय स्टार्टअप्स। भारत में अगर क्रोनिज्म यानी कि साठ गांठ वाले बिजनेस को ही बढ़ावा मिल रहा होता सिर्फ, तो क्या यह मुमकिन था? आप खुद सोचिए। अब एक और बात देखिए, आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। और इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ चुनिंदा कंपनियां ही बढ़ रही हैं। यह जरूर सच है कि कुछ बड़ी कंपनियां और बड़ी हो रही हैं, लेकिन उसमें बुराई भी क्या है? अगर हमने इस देश को पूंजीवादी
ढर्रे पर या पूंजीवादी टेम्पलेट पर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है तो उसमें कंपनियां तो बड़ी होंगी ही, और एक दो नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों कंपनियां जितनी बड़ी होंगी उतना उतना देश का नाम बढ़ेगा, देश उतना मजबूत होगा। इसमें बुराई क्या है? हां, इसका दूसरा पक्ष जरूर है जिसको कि जानना चाहिए कि आज भारत अपनी बुनियादी सुविधाओं में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सड़क, रेल, हवाई अड्डा, पोर्ट, स्कूल, अस्पताल, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो रफ्तार है वो पिछले 10 साल में दोगुनी और या उससे भी ज्यादा हो चुकी है। आज भारत हर साल $100 बिलियन से ज्यादा यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खर्च करता है। आप सोचिए, 2014 से 24 के बीच हाईवे का निर्माण जितना निर्माण हुआ वो अगर उसके पिछले 10 साल के मुकाबले देखेंगे तो यह रफ्तार 2 गुना से भी ज्यादा है। और इसका फायदा क्या सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियां या कुछ चुनिंदा लोगों को हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अच्छी सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका फायदा देश के हर आदमी को मिलता है और हर छोटी बड़ी कंपनी को इसका फायदा मिलता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्रोनिज्म है, यानी मोदी सरकार में सत्ता में चंद जो उनके करीबी उद्योग धंधे हैं उन्हीं को सारा फायदा मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में क्या इतनी लंबी छलांग लगा पाता? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में साल 2014 में हमारी रैंकिंग थी 142 और आखिरी बार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आंकड़ा जारी किया गया तब हमारी रैंकिंग चढ़कर या कहें बढ़कर 63 हो गई, 142 से 63। और इसे ऐसे समझिए कि जब मनमोहन सरकार के जाने के 6 साल के भीतर भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अपनी स्पीड डबल कर ली। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि देश में व्यापार कारोबार के लिए ऐसा माहौल बनाना, ऐसी परिस्थितियां पैदा करना, ऐसे अवसर मुहैया कराना जहां कारोबारियों के लिए काम करना आसान हो। और इस लिस्ट में भारत की लंबी छलांग यह दिखाता है कि अपने देश में बिजनेस व्यापार करने की सहूलियतें सबके लिए बढ़ी है। किसी चुनिंदा कंपनी के लिए बिजनेस करने का अगर अवसर बढ़ा होता तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग उससे नहीं बढ़ती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग आपकी इस बात से बढ़ती है कि किसी स्टार्टअप के लिए, किसी छोटे उद्योग धंधे के लिए, किसी नई कंपनी के लिए, किसी बाहरी कंपनी के लिए जो अपना काम शुरू करने से लेकर और उसको एक तरीके से स्केल अप करने, उसको और बड़ा करने, फैलाने की सहूलियतें कैसी है। मोदी सरकार में ऐसी नीतियां बनी, ऐसा तंत्र विकसित हुआ जहां हर तरह के उद्योग व्यापार वालों को नए बिजनेस शुरू करने और उसे बढ़ाने का मौका मिला है। और इस रैंकिंग को बनाते वक्त व्यवसाय शुरू करने से लेकर परमिट लेने तक, बिजली कनेक्शन लेने से लेकर जमीन के पंजीकरण तक और क्रेडिट हासिल करने से लेकर इन्वेस्टर्स की सुरक्षा की गारंटी तक, ये तमाम पैरामीटर्स होते हैं जिस पर कि खरा उतरना होता है और उसी के हिसाब से आपकी रैंकिंग बढ़ती या घटती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह लिस्ट कोई भारत सरकार नहीं बनाती, कोई मोदी सरकार नहीं बना रही कि खुद से उन्होंने अपनी रैंकिंग डिसाइड कर ली। यह लिस्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी होता है, मोदी सरकार नहीं जारी करती। तो 142 से 63वें नंबर पे आना यह बताता है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है बिजनेस व्यापार का, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अगर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही सही होता तो दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में से एक ASML, उसके CEO ये नहीं कहते कि यूरोप के नेताओं के मुकाबले PM मोदी से मिलना आसान है। एक घटना के जरिए जरा समझिए। असल में इस कंपनी के CEO क्रिस्टोफ फुकवे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात की थी और 2 घंटे वो बैठक चली। और उस बैठक के बाद क्रिस्टोफ PM मोदी के एक तरीके से फैन ही हो गए। दुनिया भर में PM मोदी के बिजनेस फ्रेंडली रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बैठक में PM मोदी ने न सिर्फ उनसे बातें की और उनकी बातें सुनी, बल्कि कंपनी से फीडबैक भी मांगा। उनसे पूछा कि आप बहुत फ्रेंडली हैं, आप बताइए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं।
और कैसे अच्छा कर सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में 60 गांठ से धंधे चलते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने वाली कंपनी, उसके सीईओ कह रहे हैं कि यूरोप के नेताओं को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की जरूरत है कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए। तो सोचिए, कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने एक बार फिर से राजनीति की पिच पर एक ऐसी बॉल फेंकी है जिस पर छक्का लगना तय माना जा रहा है। तो आप सोचिए कि, और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि राहुल के दावे की हवा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन निकाल रहे हैं, क्योंकि राहुल जहां ये कह रहे हैं कि भारत में क्रोनिज्म है, 60 गांठ वाली उद्योग धंधे ही फल फूल रहे हैं, मोदी सिर्फ करीबी और चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ पुतिन ये कह रहे हैं कि मोदी तो अपने देश को आगे ले जाने के लिए पूरी एकाग्रता से लगे हुए। तो दुनिया के तमाम देशों के बड़े नेताओं को यह लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हिंदुस्तान को भारत की जो अपनी एक तरीके से जरूरत है उसको ध्यान में रखकर फैसले करते हैं, और किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पे जो राष्ट्रीय हित है भारत का उसके साथ समझौता नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं, विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भाई भारत में क्रोनिज्म है, भारत में सिर्फ वही उद्योग धंधे बढ़ेंगे चढ़ेंगे जो कि प्रधानमंत्री या जो सरकार के जो चुनिंदा लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके करीबी होंगे। एक और आंकड़ा मैंने आपको बताता हूं, अगर आप देखेंगे तो 2014 से 2024 के दौरान भारत में जो एफडीआई है, यानी कि जो विदेशी निवेश है, वो लगातार बढ़ता गया है। आज की तारीख में करीब 85 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश होता है भारत में। आप सोचिए कि अगर ये विदेशी निवेश बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं उसका भारत में विश्वास बढ़ा है। उनको ऐसा लगता है कि भारत में उद्योग धंधे के बेहतर मौके हैं, बिजनेस व्यापार बढ़ाने का अच्छा अवसर है, और तभी तो भारत में निवेश कर रही हैं। अगर उनको ऐसा लगता कि भारत में कुछ चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा मिलेगा, चुनिंदा कंपनियों को ही सरकार की स्कीमों का फायदा मिलेगा, उन्हीं को सहूलियतें मिलेंगी, तो क्या दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करने को लेकर इस तरीके से होड़ में होती? नहीं होती। तो तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 10 सालों में भारत में अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट देखा जाए बिजनेस व्यापार का, तो सबके लिए बेहतर हुआ है, किसी एक कंपनी या किसी कुछ खास चुनिंदा कंपनी के लिए नहीं। लेकिन राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिक्स है, और खास करके जब वो विदेश में होते हैं तो भारत के बारे में ऐसी बातें करते हैं जिससे कि भारत का राष्ट्रीय हित उसको नुकसान पहुंचता है। जबकि राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि कम से कम जब वो हिंदुस्तान से बाहर हों तब वो इस देश के बारे में अच्छी बात करें, कम से कम वो ऐसी बात करें जिससे कि दुनिया का भरोसा भारत में और बढ़े, न कि घटे। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत में क्रोनिज्म है, तो दुनिया भर के कंपनियों को, उद्योग धंधों को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में निवेश मत करो, वहां पर कुछ ही कंपनियों का राज है और वही सिर्फ बढ़ेंगी, उन्हीं को सारे ठेके मिलेंगे, जो कि सच नहीं है। तो ये राहुल गांधी कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक बार खुद से उनको कई बार सोचना चाहिए। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सर क्रीक को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से कौन सा बड़ा इशारा मिल रहा है। तो दशहरा के मौके पर गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक ऐसा डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया है जिससे खलबली मच गई। राजनाथ के बयान पर भारत में भी चर्चाएं हो रही है और कहा जा रहा है कि सरक्रीक विवाद को लेकर राजनाथ ने 1965 की लड़ाई से भी बड़ा एक्शन लेने का एक तरीके से इशारा कर दिया है। पहले रक्षा मंत्री का वो बयान सुनिए और फिर बताऊंगा कि पाकिस्तान ऐसी कौन सी साजिश कर रहा है जिसे भांपकर उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल देने की हिदायत भारत को देनी पड़ रही। तो जरा पहले समझिए कि सरक्रीक
वो इलाका कौन सा है, वो कौन सा क्षेत्र है, भूभाग है जिसकी बात हो रही है। तो सर क्रीक भारत पाकिस्तान की सीमा से लगा 96 किलोमीटर लंबा दलदली और निर्जन इलाका है, जिसका मुहाना अरब सागर में खुलता है। अरब सागर में ज्वार के दौरान इस पूरे इलाके में समुद्र का पानी भरता है और इसका एक सिरा भारत के गुजरात के कच्छ के रन से जुड़ता है और दूसरा सिरा जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत को टच करता है। सर क्रीक के इलाके को लेकर पाकिस्तान बेवजह विवाद खड़ा करता रहा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक भारत इसकी तय सीमा को मानता आया है। और पिछले कुछ समय से लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिंध प्रांत की तरफ सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान तेजी से अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये तैयारियां निगरानी की जगह युद्ध को दिमाग में रखकर की जा रही है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी खुलकर पाकिस्तान को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर तुम्हारी नीयत में खोट दिख रही है और इसका नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 1965 के युद्ध में मिला सबक पाकिस्तान को याद रखना चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार भी याद रखना चाहिए। सर क्रीक में पाकिस्तान की कौन कौन सी सैन्य तैयारियां सवालों के घेरे में है, जरा एक बार उसको भी देख लीजिए। तो खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सर क्रीक के आसपास के इलाके में फॉरवर्ड बेस, मजबूत बंकर और रेडार साइट्स तैयार की। वहां ड्रोन आर्मी, स्पीड बोट और इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिकों के इस्तेमाल में आने जाने वाली जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस तरह की फैसिलिटी को बहुत तेजी से उसका निर्माण किया है पिछले कुछ महीनों में। और इस तैयारी का मतलब सर क्रीक के इलाके से हाइब्रिड ऑपरेशन यानी कि जल, थल और आसमान तीनों से एक साथ मिलिट्री एक्शन की जो जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन लेने की जो तैयारी है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। इस इलाके में पाक सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है, हथियारों का रिजर्व बढ़ाया गया है, चौकियां मजबूत की गई है और कई विशेष उपकरणों की तैनाती की गई है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान की नीयत अच्छी नहीं। बख्तरबंद गश्ती दल और ड्रोन सर्विलांस सिस्टम के साथ साथ यहां से मिसाइल दागने के लिए मोबाइल बैटरी की तैनाती की भी खुफिया खबरें भारत को मिलती रही और यह सब कुछ बताता है कि पाकिस्तान का मंसूबा अच्छा नहीं। इसी साल मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। तब 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने सर क्रीक तक, लेह से लेकर और सर क्रीक तक 300 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए थे, जिसके निशाने पर भारत के 36 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे। भारत ने उस ड्रोन अटैक को तो नाकाम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तैयारियों का राज वहीं से खुलना शुरू हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सर क्रीक में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की रफ्तार और तेज कर दी। भारत पाकिस्तान युद्ध का इतिहास सर क्रीक से लगातार कनेक्ट होता रहा है और कैसे, जरा एक बार उसको भी जान लीजिए। 1965 की लड़ाई छिड़ने की जो वजह थी उसमें सबसे बड़ी वजह सर क्रीक बना था। अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने सर क्रीक और उससे लगे कच्छ के रण में कनकई और बियार गेट के इलाके में पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो भारतीय जवानों से लड़ भिड़े और जिसमें कि 9 अप्रैल को पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया था और पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन डेजर्ट हॉक का नाम दिया था और इसका मकसद सर क्रीक और कच्छ के रन पर के इलाके पर कब्जा करना था। भारत ने इसे नाकाम कर दिया, लेकिन यहीं से 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध की बुनियाद बनी। सितंबर में शुरू हुआ यह युद्ध 23 दिन चला और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजियों को पीछे धकेलते हुए वो एक तरीके से लाहौर तक पहुंच गई थी। भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन भारत का मकसद पाकिस्तान के इलाके पर या शहर पर कब्जा करना नहीं, बस उसको सबक सिखाना था और उसको एक कड़ा सबक सिखाने के बाद भारतीय फौज वहां से वापस लौट आई थी। पाकिस्तान इस बार भी सर क्रीक में सैन्य तैयारियों के साथ साथ ये माहौल बना रहा है कि उसकी तैयारी बहुत मजबूत है और जरूरत पड़ने पे वो भारत को यहां पे मात दे सकता है।
इसीलिए राजनाथ सिंह को यह कहना पड़ा कि पाकिस्तान को 1965 का युद्ध भूलना नहीं चाहिए, और अगर वो भूल गया तो इस बार सर क्रीक से कराची तक पहुंचने में भारतीय सेना देर नहीं लगाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का रास्ता भी सर क्रीक से होकर ही गुजरता है। सर क्रीक से पाकिस्तान के कराची शहर की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, जहां पाकिस्तानी नौसेना का बहुत बड़ा अड्डा है। पीएनएस कासिम, पीएनएस मेहरान और पीएनएस कारसाज जैसे पाकिस्तान के युद्धपोत इसी पोर्ट पर तैनात रहते हैं, और इसे ध्यान में रखकर पाकिस्तान सर क्रीक इलाके को मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो बहुत अहम मानता है। 1947 में हुए बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान सर क्रीक पर नजरें गड़ा रखा है उसने। इंटरनेशनल खेलवेग नियम के मुताबिक सर क्रीक के दलदली इलाके में भारत पाकिस्तान का आधा आधा यानी कि बराबर का हिस्सा है। भारत इसको मानता है, स्वीकार करता है, और इसी के मुताबिक यहां इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन पाकिस्तान इस पर यकीन नहीं करता। पाकिस्तान इसको नहीं स्वीकार करता। वो सर क्रीक के पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है, यानी वो भारत के हिस्से पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। और सर क्रीक का विवाद असल में इसी बात को लेकर है। 1968 में कच्छ के रण का विवाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में सुलझ गया, लेकिन सर क्रीक पर पाकिस्तान की जिद अभी भी जारी है। और पाकिस्तान क्यों सर क्रीक के पूरे इलाके पर कब्जा जमाना चाहता है, इसको भी जरा समझिए। इस इलाके में 50 लाख बैरल तेल का भंडार और नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार होने का अनुमान है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन क्षेत्र है। यहां से हर साल 1 लाख मीट्रिक टन मछली, झींगा, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, ग्रॉपर और स्क्विड प्रजाति की जो समुद्री मछलियां और जीव होते हैं वो यहां से निकाले जाते हैं। पिछले साल गुजरात को इस इलाके में फिशिंग से 15,710 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक सर क्रीक का आधा आधा हिस्सा होने से अरब सागर में भारत को लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका ज्यादा मिलता है। और पाकिस्तान को यही बात चुभती है। उसे लगता है कि अगर सर क्रीक पूरा का पूरा उसके कब्जे में आ जाएगा तो इस इलाके में जो गैस और तेल का बड़ा भंडार है वो भी उसको हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, और साथ में जो समुद्री मछलियों का बहुत बड़ा कारोबार यहां से होता है वो भी पूरी तरीके से उसके हिस्से में आ जाएगा। सर क्रीक के पूरे इलाके पर दावा कर वो सब कुछ एक तरफा हड़पना चाहता है, इसीलिए वो शुरू से सर क्रीक पर कब्जे का ख्वाब देखता आया है, और अलग अलग तरीके से पाकिस्तान साजिशें करता रहा। जैसे कि सर क्रीक का रामसर वेटलैंड, जो कि विदेशी प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो का बहुत बड़ा ठिकाना है, वहां पाकिस्तान नहर के जरिए प्रदूषित पानी छोड़ देता है। यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है, इससे भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इस इलाके पर कब्जे से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को भी हवा मिलेगी, और इसे साल 2008 में दुनिया ने देखा है कि जब सर क्रीक के रास्ते ही पाकिस्तानी आतंकी मुंबई तक पहुंचे थे, 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था। कसाब और उसके पूरे सारे जो जिहादी आतंकी थे वो सब इसी रास्ते से भारत की सीमा में दाखिल हुए, समुद्री सीमा में, और उसके बाद वो मुंबई तक पहुंचे। और इसी के बाद भारत ने सर क्रीक में चौकसी और बढ़ा दी थी। बीएसएफ के क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो उसी के बाद यहां तैनात किए गए, जो लगातार गश्त करते रहते हैं। मोदी सरकार के दौर में यहां सैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से मजबूत किया गया है उससे भी पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लगी, और इसीलिए सर क्रीक पर कब्जे के लिए सैन्य तैयारियों पर पाकिस्तान लगातार जुटा हुआ है। लेकिन भारत को इसकी पूरी भनक है, और इसीलिए राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से सीधी चेतावनी दी है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो एक बार फिर से उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ किस आतंकी की खौफनाक साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है।
तो हिंदुस्तान को दंगे की आग में झोंकने के एक बहुत ही खौफनाक प्लान का पर्दाफाश हुआ है। हिंदुस्तान में हिंसा फैलाने के लिए बाकायदा एक आर्मी बनाकर साजिश रची जा रही थी और इस आर्मी को नाम दिया गया था मुजाहिद्दीन आर्मी। युवाओं को बरगलाकर, उन्हें भड़काकर जिहाद के लिए उकसाने वाले इस मुजाहिद्दीन आर्मी का मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा और उसके 4 कट्टरपंथी साथी इस वक्त यूपी की एटीएस की गिरफ्त में। और इनके पास से जो एक काली डायरी मिली है उसमें इनके खतरनाक मंसूबे निकलकर सामने आए। सूत्रों के मुताबिक काली डायरी में सब कुछ कोड वर्ड में लिखा गया है और जब इन कोड वर्ड को डिकोड किया गया तब पता चला कि सबसे पहले इनके टारगेट पर हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु थे, जिन्हें मारकर ये दंगा फैलाने की एक बड़ी साजिश रच रहे थे। इसके लिए इन जिहादियों ने अलग अलग शहरों को चुना हुआ था। उन्होंने उनको टारगेट किया था कि कहां कहां इस घटना को अंजाम देना है और सारे शहरों को ऐसा एक कोड दिया था इन्होंने। जैसे काशी के लिए के शब्द लिखा गया है उस डायरी में, मथुरा के लिए एम, हरिद्वार के लिए एच, ऋषिकेश के लिए आर, और इन शहरों के हिंदू धर्म गुरुओं को मारने का पूरा प्लान बना रहे थे। और इनकी काली डायरी में हिंदू धर्म गुरुओं को काफिर नाम दिया गया। फिलहाल एटीएस की पूछताछ में अभी यह नहीं पता चल पाया है कि वो कौन कौन से लोग थे जिनकी हत्या की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि इन आतंकियों के निशाने पर हिंदुओं के बड़े धर्मगुरु और इन शहरों में रहने वाले जो बड़े धर्मगुरु हैं वो थे। तो हिंदू धर्मगुरुओं को मारने के लिए मुजाहिदीन आर्मी का सरगना मोहम्मद रजा युवाओं को भड़काता था। वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर खुद को मौलाना बताकर कट्टरपंथी विचारों को मुस्लिम युवाओं तक पहुंचा रहा था। इंस्टाग्राम पर शरीयत कानून और जिहाद की बात करने वाले उसके वीडियो का गांव के जो युवा थे जो उससे जुड़े हुए थे इन ग्रुप्स में, वो उसका इंतजार करते थे। मोटिवेशनल स्पीच के नाम पर जिहाद के लिए हथियार और फंड इकट्ठा करने की बातें की जाती थी, जिसका जिक्र इस काली डायरी में। सूत्रों के मुताबिक मुजाहिदीन आर्मी की डायरी में हथियार इकट्ठा करने का जो कोड था वो था दावत। उसके लिए लिखा गया था शब्द दावत का इंतजाम। जो दावत का इंतजाम करने का मतलब कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करना है दंगों के लिए, उसके लिए शब्द लिखा गया था दावत का इंतजाम। मुलाकात की जगह का कोड था लाइब्रेरी और अकाउंट में पैसे आने पर कोड है रोशनी आ गई। काली डायरी का हर पन्ना कोड वर्ड और सीक्रेट मैसेज से भरा हुआ है। हर मेंबर के लिए एक अलग कोड नंबर है। यानी ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क था जिसको कि बहुत ही शातिर तरीके से इसको बनाया गया था और इनका जो मकसद था वो बहुत ही खतरनाक था। इस डायरी के हर दूसरे पन्ने पर अल्लाह लिखा हुआ है, जबकि 7वें पन्ने पर लिखा है कि कौम खतरे में। इसी तरीके से 14वें पन्ने पर उर्दू में एक कागज चिपकाया गया है जिस पर लिखा है कि जिहाद की तैयारी, और इसमें सभी मुसलमानों को जिहाद में इस्तेमाल होने वाले हथियार चलाने और उसकी ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया गया है। इसमें 127 संख्या का भी जिक्र किया गया और ये सारे कागज सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर मोहम्मद रजा ने संदेश के तौर पर भेजा था। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो भी कोड वर्ड इस डायरी में लिखा गया था, इसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए लोग और सोशल मीडिया पर जुड़े हुए इसके लोग, इससे जो भी लोग जुड़े हुए थे नौजवान, उनको इसके बारे में पूरी समझ थी। ये कोड वर्ड का मतलब क्या है वो तो इस बात को बेहतर समझ सकते थे, लेकिन जो आम दूसरे लोग उस मैसेज को देखते थे उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, वो क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहे थे, क्या संदेश भेजना चाह रहे थे। तो कोई दूसरा आदमी भले नहीं समझ पाए, लेकिन उनका जो एक इंटरनल ग्रुप था जिसमें कि आपस में ये लोग व्हाट्सएप और बाकी चीजों के जरिए जुड़े हुए थे, उसमें ये सारे मैसेज एक दूसरे को भेजते रहते थे। एटीएस की पड़ताल में भी सामने आया है कि तहरीके लब्बैक इंडिया, महफिले मुशाविरत और इस तरीके से कई दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग एक्टिव थे और उसमें इस तरह का जिहाद का जहर फैलाया जा रहा है।
इन ग्रुप्स में देश विरोधी संदेश, ऑडियो चैट और वीडियो शेयर किए जा रहे थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस मुजाहिदीन आर्मी का न सिर्फ मुस्लिम युवकों को बल्कि मुस्लिम लड़कियों को भी जिहाद से जोड़ने का प्लान था और बाकायदा इसके लिए हिंदी में इस्लाम की मुजाहिद बेटियां नाम से किताब लिखी गई और उन्हें बांटा गया। किताब की एक पीडीएफ कॉपी यूपी एटीएस को मिली है जिसमें लिखा गया है कि मुजाहिदीन के लिए इस्लाम की बेटियां और इनका मंसूबा फिजिकली फिट लड़कियों को फिदाइन बनाने का। एटीएस की जो सफील इस्लामी के पास से एटीएस को जो किताब मिली है, जो मुजाहिदीन आर्मी का मेंबर है और अभी एटीएस की गिरफ्त में है, उसमें ये सारी बातें खुलकर सामने आई है और ये पता लगा है कि किस तरीके से ये मुजाहिदीनों की एक फौज बनाकर ये भारत में दंगा फसाद कराना चाहते थे। तो क्लियर कट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।